नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची नगर निगम चुनाव में आरक्षण की नई सर्जिकल स्ट्राइक से बदले समीकरण। रांची के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब नगर निगम चुनाव के लिए वार्डवार आरक्षण की नई सूची सार्वजनिक हुई। ये केवल एक सूची नहीं बल्कि कई दिग्गजों के लिए सियासी चेक और मेट जैसी स्थिति है। 2018 के मुकाबले 2026 का ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि पुराने चेहरों को अब अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। सबसे क्रांतिकारी बदलाव पिछड़ा वर्ग की सीटों में देखा गया है। पहले जहां 13 सीटें एक मुश्त पिछड़ा वर्ग के लिए थीं, उन्हें अब 2 तकनीकी श्रेणियों में बांट दिया गया है। आरक्षण ने ये साफ कर दिया है कि रांची नगर निगम में इस बार नए चेहरों की भरमार होगी। कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड आरक्षित हो जाने के कारण उन्हें अब या तो अपनी सीट छोड़नी होगी या अपने परिवार की महिला सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 9 सीटें आरक्षित होने से शहर की राजनीति में एक नया नेतृत्व उभरने के संकेत मिल रहे हैं। 2026-27 का बजट मैया सम्मान मैया उत्थान को समर्पित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर एफएफपी बिल्डिंग में राज्य के बैंकर्स के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के बैंकर्स सरकार के तीसरे संसाधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कमजोर तबकों के आर्थिक उत्थान में बैंकर्स सरकार के साथ मिलकर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। बैंकर्स से प्राप्त सुझावों को इस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कारण ये बजट विशेष महत्व रखता है। सरकार चाहती है कि ये बजट यूनिक, मजबूत और जनहितकारी हो। ऐसा बजट जो इससे पहले कभी प्रस्तुत न किया गया हो और जो अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बने। शीतलहर का असर। रांची में केजी से 6 तक की कक्षाएं 9 बजे के बाद होंगी संचालित। झारखंड में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूली बच्चों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। इसके तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 6 की कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे के बाद ही किया जाएगा। ये आदेश दिनांक 19 जनवरी 2026 यानी सोमवार से 24 जनवरी 2026 यानी शनिवार तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि शीतलहर और अत्यधिक ठंड की स्थिति में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। सुबह के समय ठंड अधिक होने के कारण बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अभिभावकों को भी राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने सभी निजी एवं केंद्रीय विद्यालयों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। विद्यालयों को अपनी समय सारणी में आवश्यक परिवर्तन करते हुए कक्षाओं का संचालन निर्धारित समय के अनुसार करना होगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों को समय परिवर्तन की सूचना समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि ठंड और शीतलहरी के दौरान सतर्क रहें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। इधर भारत मौसम विभाग के भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन में राज्य में अगले कुछ दिनों तक ठंड एवं शीतलहरी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय अत्यधिक ठंड का असर बना हुआ है। रांची के बुंडू में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराया हाईवा, चालक की मौत। रांची बुंडू के दशमफॉल थाना क्षेत्र के नवाड़ी गांव के पास मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में हाईवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दशमफॉल के थाना प्रभारी प्रशांत गौरव ने बताया कि घटना अहले सुबह की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना मंगलवार सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक बुधन लाल उरांव का शव केबिन में बुरी तरह दब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला।
ट्रेलर चालक जितेंद्र ने बताया कि मुल्तानी मिट्टी लाद कर उड़ीसा जा रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया। चालक ने बताया कि उसने सड़क पर उतरकर टॉर्च की लाइट में गाड़ियों को बगल से पार करने का सिग्नल देने शुरू कर दिया। इसी बीच सुबह 4 बजे तेज गति से आती हाईवा दिखा। ऐसा लगा जैसे हाईवा के चालक को नींद आ रही थी। कुछ समझ पाता कि उसने ट्रेलर में टक्कर मार दी। ट्रेलर के चालक ने बताया कि किसी तरह उसने झाड़ियों की तरफ कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद सड़क के एक हिस्से में लंबा जाम लग गया। हालांकि सड़क 4 लेन की होने के कारण दूसरी लेन से वाहनों को निकाला गया, जिससे आवागमन आंशिक रूप से बहाल रहा। लेकिन हादसे के करीब 4 घंटे के भीतर दोनों गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया। फिलहाल दशमफॉल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि अक्सर इस एनएच पर हादसे होते रहते हैं। कोडरमा में लापता बच्चे का शव बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के राजा रायडीह गांव से लापता प्रकाश राणा के पुत्र का शव उसके ही घर के बगल में स्थित झाड़ियों से बरामद किया गया। बता दें कि अभिनंदन सोमवार की सुबह शौच के लिए अपने घर से निकला था और फिर वापस अपने घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। झारखंड में लगातार हो रहे बच्चा चोरी की खबरों से भी परिजन चिंतित थे। देर शाम तक जब बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस व परिजनों द्वारा बच्चों की तस्वीर मोबाइल नंबर के साथ सभी सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर किया गया, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली। मंगलवार अहले सुबह राजा रायडीह गांव के निकट तालाब की ओर कुछ ग्रामीण शौच के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वहां उन्हें एक बच्चे का शव दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना गांव वालों को दी। सूचना पाकर लापता बच्चे के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों ने जैसे ही शव देखा वैसे ही उनकी चीख पुकार मच गई। इसी बीच घटना की सूचना पर मरकच्चो थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बच्चे की मौत हत्या है या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभिनंदन 8वीं का छात्र था। स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी की बढ़ रही घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने कहा कि पूरे झारखंड में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे रोकने में नाकाम दिख रही है। इस मामले में लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस को जब सूचना मिली थी तो पुलिस एक्टिव होने के बजाय 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने पर लोगों के विरोध और गुस्से का भी सामना करना पड़ा। स्कूल बस ने राहगीर को कुचलकर मारा। बच्चों की चिंता किए बगैर ड्राइवर ने हाई स्पीड में दौड़ाई गाड़ी। बोकारो जिला में बच्चों से भरी एक स्कूल बस ने सड़क पर चलते हुए एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारने के बाद कुचलते हुए आगे निकल गई। इस दुर्घटना के बाद घबराहट में ड्राइवर ने काफी तेजी से स्कूल बस को भगाते हुए स्कूल कैंपस तक पहुंचा दिया। गनीमत रहा कि बस में बैठे दर्जनों छात्रों की जिंदगी सुरक्षित रही और कोई बड़ी अनहोनी घटना होने से बच गई, लेकिन बस में बैठे बच्चों की चीख पुकार मच गई। बोकारो की सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के पास स्थित सड़क पर एक अज्ञात स्कूल बस के द्वारा सड़क पर चल रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 49 वर्षीय हजारीबाग रोड के रहने वाले धनेश्वर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल बस में बच्चे सवार थे। हादसे में जो शख्स मारा गया वो झोंपड़ी में रहकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अज्ञात स्कूल बस के द्वारा टक्कर मारी गई है, जिस कारण मौत हुई है। बस स्कूल की थी ये पता लग चुका है, लेकिन बस किस स्कूल का है और इसका नंबर क्या है ये पता लगाने में जुटे हुए हैं। लातेहार बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। सड़क में टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ हादसा। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में रविवार को हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने इसकी पुष्टि की है। इनमें 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि 5 की मौत इलाज के दौरान हुई है। मृतकों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। लगभग 40 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है, जबकि 35 से अधिक लोगों का इलाज महुआ डांड में ही किया जा रहा है। सभी मृतक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं।
सभी लोग एक रिजर्व बस पर सवार होकर बलरामपुर से महुआ डांड के लोध गांव एक वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे थे। इसी दौरान घाटी में ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सभी मृतकों की पहचान हो गई है। मृतकों में सीतापति देवी, प्रेमा देवी, सोनामती देवी, रेशंती चेरवा, सुखना भुइयां, विजय नगेसिया, लीलावती सोनवानी, रमेश मनिका, फगुआ राम और परशुराम सोनवानी शामिल है। इधर घटना के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जनप्रतिनिधि भी महुआ डांड पहुंचे। सरपंच संघ के अध्यक्ष संतोष इंजीनियर ने कहा कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई है उसके निर्माण में ही भारी टेक्निकल फॉल्ट है। उन्होंने कहा कि सड़क में किसी भी सूरत में 15 डिग्री से अधिक का ढलान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगभग 30 डिग्री का ढलान है। इसी ढलान के कारण बस का ब्रेक फेल हो गया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि एक साधारण व्यक्ति भी सड़क के इस टेक्निकल फॉल्ट को आसानी से पहचान रहा है, लेकिन विभागीय अभियंताओं के द्वारा किस प्रकार ये अनुमान तैयार किया गया ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर भी इसी प्रकार का फॉल्ट सड़क निर्माण के दौरान किया गया है, जिसके कारण भविष्य में भी दुर्घटना हो सकती है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 45 लोगों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन इस बस में 90 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब इस प्रकार का वैवाहिक समारोह होता है तो वाहनों में अक्सर क्षमता से अधिक लोग बैठकर सफर करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को ओवरलोडिंग पर रोक लगानी चाहिए। इधर एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने तत्परता दिखाते हुए घटना के तुरंत बाद आसपास के दूसरे प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस के साथ साथ लातेहार जिला मुख्यालय और गुमला जिले से भी एम्बुलेंस और चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था कर दी। इलाके में जितने भी निजी अस्पताल संचालित थे उन सभी के नर्सिंग स्टाफ को घायलों के इलाज के लिए अलर्ट कर दिया गया। रांची में जमीन विवाद व पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी 2 गुटों में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 6 गिरफ्तार। रांची के 15 ओपी क्षेत्र स्थित पिस्का मोड़ के पास शनिवार की रात वर्चस्व और जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई थी। इस घटना में दोनों गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संजय पांडे समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में संजय पांडे के अलावा आशु कुमार, जुबैर खान, संतोष कुमार, पप्पू साव, रोहित पांडे शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से हथियार समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। रांची पुलिस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार विवाद की जड़ कांके रिंग रोड के सुकर हुटू मनातू स्थित 3 एकड़ की विवादित जमीन है। घटना वाले दिन 17 जनवरी दोपहर करीब 1 बजे भी आकाश सिंह और विकास सिंह गुट की दूसरे गुट संजय पांडे, रवि यादव और आशु साव के साथ मारपीट हुई थी। इसी विवाद और पैसों के लेन देन को सुलझाने के लिए 17 जनवरी रात करीब 7 बजे पिस्का मोड़ स्थित राजधानी मान्या टावर के पास एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के लिए आकाश सिंह और विकास सिंह अपने 10-15 साथियों के साथ 3 गाड़ियों में आए थे। वहीं संजय पांडे और उसके साथी भी 10-12 लोगों के साथ 3 वाहनों में वहां पहुंचे थे। बातचीत के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि संजय पांडे और रवि यादव की गुट ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में आकाश सिंह के दाहिनी बाह में 1 गोली लगी, जबकि विकास सिंह के छाती में 2 और बाईं बाह में 1 गोली लगी है। वहीं दूसरे गुट के रवि यादव के बाएं हाथ और चेहरे पर गोली लगी है। रामगढ़ के बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी, 40 लाख रुपए के गहने व कैश ले उड़े चोर। रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला रामगढ़ कॉलेज के समीप पंचवटी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी शाखा के मैनेजर मनीष कुमार के आवास में लगभग 40 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत कैश चोरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी के बैंक मैनेजर मनीष कुमार 16 जनवरी की शाम फ्लैट बंद कर पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव छोटका काना गए हुए थे। जब रविवार 18 जनवरी की शाम करीब 5 बजे जब वे वापस लौटे तो देखा कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है। जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने 2 कमरों को निशाना बनाया था और लगभग 40,000 रुपए कैश और करीब 35 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। इसके बाद मनीष ने पूरी वारदात की जानकारी सोसाइटी के लोगों और रामगढ़ थाना पुलिस को दी। मौके पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की। इस दौरान मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब था। चोरों ने फ्लैट 305C के भी ताले तोड़े थे, लेकिन वो फ्लैट खाली था, इसलिए वहां कुछ नहीं मिला।
बैंक मैनेजर मनीष कुमार ने कहा कि वो 16 तारीख के देर शाम अपने पैतृक गांव छोटका काना गए हुए थे और 18 जनवरी की शाम को लौटे तो देखा कि दरवाज़ा टूटा था और अंदर अलमीरा का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने दोनों अलमारियां तोड़ दी और सारा गहने और कैश लेकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर जांच की जा रही है। पुलिस हर बिंदु पर जांच करने का प्रयास कर रही है। पुलिस जल्द ही इस चोरी के मामले को सुलझा लेगी। खूंटी में हादसों का कहर, रनिया में ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, 6 गंभीर। खूंटी जिला में सोमवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। रनिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं जरियागढ़ थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रनिया थाना क्षेत्र के सोदे पंचायत अंतर्गत निरसिंह गांव के पास सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सोदे रायसोम टोला निवासी तेलगा बडिंग के घर की मरम्मत के लिए गांव के कुछ लोग श्रमदान यानी मदईत के तहत स्वराज ट्रैक्टर से पास के जंगल से लकड़ी लाने गए थे। इसी दौरान रनिया बघिया खटखुरा पथ पर निरसिंह गांव के पास खड़ी ढलान और घुमावदार सड़क पर ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC रनिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गुसलू गदिंग 55 वर्ष और मंगल सुरिन 40 वर्ष दोनों सोदे रायसोम टोला निवासी को मृत घोषित कर दिया। घायलों में ट्रैक्टर चालक बिरसू चिक बड़ाइक कराकेल निवासी, तेलगा बडिंग, लोड़गो बडिंग बाप बेटा, चोयता बडिंग, लेचा बडिंग और बुधवा बडिंग शामिल हैं। सभी घायलों का प्राथमिक इलाज डॉक्टर नीतेश कुमार की निगरानी में CHC रनिया में किया गया, जिसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान फार्मासिस्ट शशि लकड़ा सहित स्वास्थ्यकर्मी मुबारक तोपनो, बलराम पहान, मंजू डहांगा और बादल ने सराहनीय भूमिका निभाई। इधर हादसे के बाद रनिया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाना में सुरक्षित रखा है। रांची मेयर सीट को लेकर कांग्रेस झामुमो में तकरार की संभावना, दोनों पार्टी की महापौर पद पर नजर। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद जल्द शहरी निकाय का चुनाव होने वाला है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद बनाने की तैयारी में अभी से जुटे हैं। लेकिन इस सब के बीच रांची मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही तकरार की संभावना बढ़ती जा रही है। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं रांची की पूर्व मेयर रह चुकी रमा खलखो ने इस बार भी मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक कर दी है, तो पार्टी की ओर से भी उनकी उम्मीदवारी की इच्छा को खूब समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर झामुमो के नेता रमा खलखो के नाम को भावी मेयर उम्मीदवार बताने को मीडिया और कुछ पत्रकारों की दिमागी उपज बता रहे हैं। झामुमो की रांची मेयर सीट पर अपने समान चिंतन वाले नेता को उम्मीदवार बताने की बात कहने से झामुमो भी पीछे नहीं हो रहा। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने कहा कि जनता और समर्थकों का दबाव है कि हम रांची के मेयर के चुनाव में प्रत्याशी बने। रांची की जनता ने मेरा मेयर के रूप में कार्यकाल देखा है। जनता की आवाज पर हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रमा खलखो ने कहा कि हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, फिर भी पार्टी फोरम पर अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है। रांची मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में रमा खलखो को काफी योग्य उम्मीदवार करार देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि रमा खलखो रांची की मेयर रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल को रांची वासियों ने देखा है। जगदीश साहू ने कहा कि रांची शहर में हमारा संगठन काफी मजबूत है। जहां तक सहयोगी दलों के साथ तालमेल की बात है तो उस पर कोई भी फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को लेना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो पहले से ही ग्रामीण इलाकों में बेहद मजबूत रहा है। अब हमारा फोकस शहरी क्षेत्र में मजबूती का है, इसलिए सभी शहरी निकाय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वो पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दलीय चेतना के साथ रहने वाले पार्टी कार्यकर्ता ही मेयर बने, इसके लिए लामबंद होकर काम करने के निर्देश केंद्रीय अध्यक्ष ने दिए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र की हकीकत, सदर अस्पताल में नहीं मिल रही मरीजों को दवा।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। सदर अस्पताल में सालों से ऑक्सीजन प्लांट बंद है, वेंटिलेटर मशीन जंग खा रही है। इसके साथ ही जन औषधि केंद्र में दवा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को दवा बाहर से ऊंचे दामों पर मंगवानी पड़ रही है। दरअसल जामताड़ा सदर अस्पताल में हालात ऐसे हैं कि यहां पर्याप्त डॉक्टर तक नहीं है। यहां डॉक्टर की भारी कमी है। इसके साथ ही जन औषधि केंद्र में दवा उपलब्ध नहीं रहती है। जब इस मामले में जन औषधि चलाने वाले संचालक से पूछा गया कि यहां दवा क्यों नहीं मिलती है, तो संचालक ने कहा कि जितना ऑर्डर दिया जाता है उतनी दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों के परिजनों ने बताया कि उन्हें ऊंचे दामों पर बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। अपनी बेटी का इलाज कराने सदर अस्पताल में आए एक शख्स ने बताया कि बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन यहां अस्पताल में दवा मौजूद नहीं है। इसके साथ सदर अस्पताल में मरीज को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में मरीज के लिए सरकारी भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। इसके लिए सरकार उचित पैसा भी देती है, लेकिन मरीज को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। ईटीवी भारत ने इसका जायजा लिया तो पता चला कि 100 मरीजों के आसपास ही भोजन बनता है। साथ ही किचन के आसपास साफ सफाई नहीं दिख रही थी। सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। आलम यह है कि वेंटिलेटर का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। पूरे जामताड़ा में 96 डॉक्टर के पद स्वीकृत है, जिसमें मात्र 50% डॉक्टर उपलब्ध है। इन्हीं चिकित्सकों से काम लिया जा रहा है। जिले में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 18 है, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि जामताड़ा जिले में 6 प्रखंड है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी भी 4 ही ब्लॉक सामुदायिक केंद्र चल रहे हैं। 2 प्रखंड में मात्र 6 बेड का पीएससी ही चल रहा है, जबकि ब्लॉक में 30 बेड की जरूरत है। डॉक्टरों की कमी पर सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाएगी। सरकार भी नजर रख रही है। उन्होंने मरीजों को मिलने वाले भोजन पर कार्रवाई करने एवं बेकार पड़े वेंटिलेटर को चालू करने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करेंगे झारखंड के सीईओ। भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है मेजबानी। देश में पहले बार आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शुद्ध मतदाता सूची विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं। दरअसल नई दिल्ली में आगामी 21 से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड से भी शिष्टमंडल रवाना हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। ये सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, भारत में विदेशी मिशनों और चुनावी क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक विशेषज्ञ भाग लेने जा रहे हैं। सम्मेलन को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और 21 जनवरी 2026 को उद्घाटन सत्र की कार्यवाही का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जा रहे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ये बड़े ही खुशी की बात है कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है, जिसमें चुनाव प्रबंधन पर चर्चा होगी। राहुल दुबे गैंग में महिलाएं भी हो रही हैं शामिल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। हजारीबाग जिले में सक्रिय राहुल दुबे गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। पुलिस ने गैंग की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है, साथ ही गैंग के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। दरअसल कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग एक फायरिंग की साजिश रच रहा था, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने गिरोह के एक सक्रिय सदस्य बदमाश राजदीप साव और एक महिला सदस्य मुनिका कुमारी को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि 18 जनवरी को उरीमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलियरी इलाके में राहुल दुबे और उसके सहयोगी आशीष साव के निर्देश पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की योजना बनाई गई थी। कोलियरी प्रबंधन द्वारा रंगदारी की रकम नहीं देने के कारण अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। योजना के तहत
संदिग्ध गिरोह के सदस्य मोटरसाइकिल से उरीमारी पहुंचे और कोलियरी क्षेत्र की रेकी की। शाम होने का इंतजार करने के लिए वे जंगल की ओर चले गए। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली कि उरीमारी ओपी क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हथियारों से लैस होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। सूचना का सत्यापन करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया और एंटी क्राइम चेकिंग और छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान रिलैक्स होटल के पास से गिरोह के सक्रिय सदस्य राजदीप साव को गिरफ्तार किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। 2050 तक समृद्ध राज्य के संकल्प को दोहराया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के वैश्विक मंच पर झारखंड ने पहली बार अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक विकास की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की वैश्विक ब्रांडिंग को नई मजबूती मिली है, जिससे राज्य के विकास विजन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। WEF दावोस में आयोजित इंडिया पवेलियन के उद्घाटन समारोह में केंद्र सरकार और देश के विभिन्न राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों के साथ झारखंड की सहभागिता राज्य के लिए गौरव का क्षण रहा। इसी क्रम में झारखंड पवेलियन का भी विधिवत उद्घाटन किया गया, जो वैश्विक निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ झारखंड के संवाद का एक सशक्त मंच बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और ग्रीन एनर्जी सहित अन्य उभरते क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और 2050 तक समृद्ध झारखंड के संकल्प को दोहराते हुए विश्वास जताया कि दावोस में विभिन्न देशों और वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों के साथ हो रही सार्थक चर्चाएं राज्य को निवेश और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। वैश्विक मंच पर उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से निवेश, तकनीक और आर्थिक सहयोग को लेकर हुई चर्चाओं को उत्साहित करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंच युवा झारखंड को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए झारखंड की ओर से जोहार कहा। लापता कन्हैया कुमार कोडरमा से सकुशल बरामद। 22 नवंबर से रांची से था गुमशुदा। कोडरमा जिला की चंदवारा पुलिस ने 61 दिनों से लापता एक 12 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 12 साल का कन्हैया कुमार 22 नवंबर की शाम रांची के ओरमांझी से लापता हो गया था। थाने में परिजनों द्वारा केस करने के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। लापता कन्हैया कुमार की बरामदगी को लेकर रांची पुलिस द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जहां SIT के द्वारा बच्चे की तस्वीर राज्य के सभी थानों को भेज दी गई थी। साथ ही देश भर के 7 राज्यों में उसकी बरामदगी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी। इसी दौरान कोडरमा के चंदमारा थाना पुलिस को थाना क्षेत्र के उरवा से एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी मिली। कन्हैया कुमार को कोडरमा पुलिस ने चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखाड़ी से बरामद कर रांची के ओरमांझी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कन्हैया ने कोडरमा पुलिस को बताया कि वो घर से भटकते हुए हाजीपुर बिहार स्थित ननिहाल चला गया था। वहां से वापस लौटने के दौरान बस चालक ने उसे चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखड़ी के पास उतार दिया। इसके बाद वो इधर उधर भटकने लगा। बच्चे ने ये भी बताया कि घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, इसलिए वो अपने बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था। इसी दौरान एक मछली विक्रेता राजा साहनी की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। अनजान और डरा सहमा देख राजा साहनी ने कई दिनों तक उसे अपने घर में आश्रय दिया। साथ ही बच्चे की पहचान के लिए स्थानीय पुलिस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना साझा की। कन्हैया कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित जामुखड़ी मछली दुकान के पास पहुंचा था, जहां पूछताछ के दौरान वो कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। इधर रांची में लापता बच्चों और बच्चा चोर गिरोह की तलाश में गठित SIT से मिले इनपुट के आधार पर कोडरमा पुलिस ने कन्हैया कुमार की पहचान की और उसे बरामद कर ओरमांझी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए DSP रतिभान सिंह ने बताया कि बरामद बच्चे को ओरमांझी पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की जांच अब ओरमांझी पुलिस द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्हैया के अपहरण को लेकर 11 दिसंबर को ओरमांझी थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
धनबाद जंक्शन पर हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का स्वागत सांसद और विधायक रहे मौजूद। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस रविवार रात धनबाद जंक्शन पहुंची। इस दौरान ट्रेन के पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा और डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने पुष्प के साथ ट्रेन का स्वागत किया। उसके बाद सभी ने हरी झंडी दिखाकर स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान स्टेशन पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ट्रेन के स्वागत को लेकर रेलवे की तरफ से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। जब ट्रेन धनबाद जंक्शन पर पहुंची तो सांसद ढुल्लू महतो ट्रेन के इंजन पर सवार हो गए, लेकिन विधायक राज सिन्हा ट्रेन के इंजन तक नहीं पहुंच सके। धनबाद में रात 8:55 पर अमृत भारत ट्रेन के पहुंचने का समय था, लेकिन ये देर से पहुंची। इस बीच सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि अब धनबाद में सिर्फ उपलब्धि ही दिखाई देगी। पीएम मोदी धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर हैं। ट्रेन के परिचालन को लेकर बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धनबाद वासियों का जो सपना था उसे पूरा किया जा रहा है। आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन फिलहाल सप्ताह में 1 दिन चलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये रेगुलर चलेगी। इसके साथ ही सांसद ने बताया कि गंगा दामोदर को बक्सर तक चलाने के लिए रेल मंत्री से बातचीत हुई है, लेकिन ये रूट अलग हो जाता है। लेकिन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि धनबाद से बक्सर के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें कि हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड वासियों को भी मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी ने एक साथ 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इनमें से एक ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। हावड़ा से आनंद विहार चलने वाली ट्रेन का लाभ धनबाद वासियों को मिलेगा। धनबाद वासियों को दिल्ली के लिए अब एक और ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन 22 जनवरी से साप्ताहिक चलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।